ये जो चुनाव है दो गठबंधनों के बीच में है और ये चुनाव में या तो सरकार इंडिया की बनेगी, एनडीए की बनेगी और कोई तीसरी पार्टी अलग से जो है बड़ा खेमा अलग से चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्योंकि दो खेमों में जो है ये चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आजाद भारत का पहला चुनाव है जो इतना महत्वपूर्ण हो गया हर इंसान के लिए। ये चुनाव हमारा भविष्य तय करेगा। इस चुनाव से पता लगेगा कि हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। तो सब जो पता है कि पिछले 10 साल से हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, और पिछले 10 सालों में जितने वायदे जनता से किए थे वो कोई वायदा पूरा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा आज ये हो गया कि जो हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, ये समाज के जो कमजोर तबके हैं, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ओबीसी हैं जिनको अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, या महिलाएं हैं, या फिर कोई और जो सामाजिक रूप से कमजोर तबके हैं जिनका सदियों से शोषण हुआ है, उनको जो है कुछ आरक्षण और संरक्षण जो है संविधान में दिया गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के अंदर जो है मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। उनको ये संविधान जो है अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए आज उन्होंने नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार। आपने भी सुना नारा 400 पार का मतलब है वो ये चाहते हैं कि जो 543 सीटें उसमें से 400 सीटें जो भाजपा की आए, वो इसलिए चाहते हैं 400 सीटें ताकि जो है इस देश के संविधान को बदला जा सके, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको 3/4 बहुमत चाहिए अगर संविधान बदलना है तो, सिंपल मेजोरिटी से नहीं बदल सकते, नहीं तो उन्होंने अभी बदलना था ना। तो ये जो नारा दिया है, लेकिन नारे की हकीकत दूसरी है। ये अलग बात है कि भाजपा को 150 सीटें नहीं आएंगी इस बार, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर लोग भाजपा की असलियत को पहचान गए। पूरे देश के अंदर भाजपा के खिलाफ एक माहौल है, लोग भाजपा को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। और उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि क्यों लोग तैयार हैं। आप सबको पता है नरेंद्र मोदी ने एक वायदा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं विदेशों से सारा काला धन वापस लाऊंगा और हर एक के बैंक खाते में जो 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। यानी कि हमारे जो धर्मू माँ में खाते बयान थे जो परे गया है ब्याह सगरे बना लूगे सौगी इन खाते बयान थे नरे बच्चे रहे तो पोत्र पुत्री रहे तो सब ये सोचा था पूरे देश में भाई बढ़िया जी दादू खाते बने दादी बने तो सब गिरवाने तो 15-15 लाख तो ये सरकार चाहिए और क्या चाहिए जो इतना कुछ हमारे लिए करेगी। लेकिन ना तो काला धन वापस आया, ना कोई जो है किसी के खाते में पैसा पड़ा। और उसके बाद बोला कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेंगे। तो उसका मतलब यह है कि भाजपा के 10 साल के राज में 20 करोड़ नौकरियां लगनी थी, तब हमारे बनोग में भी कोई हमारा बच्चा बेरोजगार नहीं रहना था अगर 20 करोड़ नौकरियां लगती वायदे के मुताबिक। लेकिन नौकरियां लगी नहीं। जो लोग नौकरियों पे लगे थे वो लॉकडाउन के दौरान जो है निकाल दिए गए। कई जो प्राइवेट भी थे फैक्ट्रियों में निकाल दिए गए, उनकी नौकरियां बहाली हुई। आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, परिवार पालना जो मुश्किल हो गया लोगों को। तीसरी बात यह है कि सरकार ने वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने देश की सेना को मजबूत करेंगे, और अगर कोई हमारे एक सैनिक को मारेगा तो बदले में हम 40 मारेंगे दुश्मनों को, और अगर हमारे जो देश की सीमा है अगर उसका कोई अतिक्रमण करेगा तो हम जो आंख फोड़ देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मोदी साहब के राज में 44 जवान हमारी सेना के वो जो है पुलवामा में शहीद हुए पिछले चुनाव से पहले। एक गाड़ी भर करके आरडीएक्स विस्फोटक सामग्री उसमें लाई गई और वहां पर जो है विस्फोट हुआ। हमारे 44 जवानों के चितड़े उड़ गए, वो शहीद हो गए। और तब इन्होंने क्या किया कि एक प्रचार कर दिया कि हम बालाकोट गए और हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनके 600 जवान आतंकवादी हमने मार दिए। तो हमारे जो जवान मरे उनकी लाशें पूरी दुनिया ने देखी, पर जो अमित शाह ने झूठ बोला कि हमने जो है 600 वहां पे जो है मार दिए, किसी एक की लाश जो है कहीं दुनिया ने नहीं देखी। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया कोई भी देख लेता है कि आज यहाँ पे मारे गए आतंकवादी। लेकिन बालाकोट के नाम पर जो है उन्होंने बोर्ड तोड़े, सरकार फिर से बन गई। लेकिन 5 साल से
हमारे जो जवान शहीद हुए, हमारे घरों के बच्चे थे वो उनकी जांच नहीं हुई कि वो विस्फोटक कैसे आ गया। जब सीमाओं की रक्षा पे जो है सीमा सुरक्षा बल है, आर्मी है जगह जगह पे, तो इतना अंदर जो है वो गाड़ी विस्फोट से भरी हुई आई कैसे, कौन सी जिम्मेवार है, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। और जो भाजपा ने वहां पे नियुक्त किए थे सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उन्होंने बोला कि यही जिम्मेवार है उसके लिए विस्फोट करवाने के लिए भी। और उन्होंने ओपनली बोला है, पीछे आपने सुने होंगे उनके भाषण भी। और भी मेरे ऊपर भी दबाव था, नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह का भी मुंह नहीं खोलना। तो असलियत जो है उसकी सामने नहीं लाई गई आज तक भी कि कैसे जो है हमारे जवान शहीद हुए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, कैसे विस्फोटक आया। और जिस सेना को मजबूत करने की बात कही गई थी, उस सेना का भी गौरव घटाया है सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके। ये 3 फौजी बैठे हमारे सामने जो रिटायर होकर के आए। जब भी कोई सेना में बच्चा जाता है, ये भी बच्चे थे जिस वक्त गए सेना में, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 21 साल का। तो जब कोई सेना में जाता है तो उसके परिवार को चिंता होती है कि हमारा बच्चा फौज में जा रहा है, पता नहीं सही सलामत घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। माँ बाप कलेजे में हाथ रख करके भी अपने बच्चों को जो है फौज में भेजते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं फौज में? देशभक्ति का जज्बा है वो हमारे लोगों में, लेकिन उसके साथ साथ परिवार पालने के लिए जाते हैं ना, क्योंकि सेना एक सामाजिक सुरक्षा भी देती है। तो जो लोग सेना में भर्ती होते थे, उनकी एक सिपाही, क्योंकि मैं तो फौजी नहीं हूं, पर जितना मुझे पता है कि एक सिपाही बनना तो उसका 5 साल की ट्रेनिंग चाहिए उसको, तब उसको आप युद्ध के मैदान में भेज सकते हैं। तो यहां पर जो अग्निवीर है उसकी तो नौकरी 4 साल की कर दी मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी 74 साल की उम्र में बोलते हैं नौजवान हूं, इतिहास रहे हो नौजवान साहब बोले नहीं, यहाँ तो बुजुर्ग ही नरेंद्र मोदी बोलते हैं मैं 74 साल की उम्र में जवान हूं, मुझे दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। और बोलते हैं मैं तो 24 घंटे लोगों के लिए काम करता हूं। तो अगर आप 74 साल की उम्र में नौजवान हैं, तो हमारे बच्चे 22 साल की उम्र में बूढ़े कैसे हो गए? उनको 22 साल की उम्र में रिटायर क्यों किया जा रहा है फौज से? और जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनको जो है कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। कुछ मोहन जी, 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई सैनिक बन सकता है क्या? 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और अगर कहीं बॉर्डर में टकराव हो गया, कहीं युद्ध हो गया, कहीं टेंशन हो गई, वहां पर भेजा जाएगा। जब मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई है और मैं जाऊंगा जी लड़ने दुश्मन से, तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा? हो सकता है मैंने गोली चलाना सीख लिया, लेकिन गोली से बचना कैसे हो तो मैंने सीखा नहीं है ना। तो उसके लिए लंबा एक पीरियड चाहिए आपको जो है उसमें ट्रेनिंग का। तो हमारे बच्चों को वहां पे दिला जाएगा। अगर वहां पे कोई शहीद हो गया किसी का बच्चा, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये जो है इस सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। उसके परिवार को जो सामाजिक सुरक्षा मिलती है उसकी शहादत के बाद, वो नहीं मिलेगी। और अगर 4 साल की नौकरी के बाद वो क्रांति अग्निवीर जो है रिटायर होकर के भी आ गया, तो उसको पेंशन नहीं है, उसको जो है कैंटीन की सुविधा नहीं है, उसको जो है कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जो हॉस्पिटल से इलाज की सुविधा होती है परिवार को भी, वो भी उस सैनिक को नहीं है। और 2 अभी अग्निवीर जो है मारे गए हैं, और एक पंजाब के, एक नाहन के, और उनकी लाश जो है, उनकी डेड बॉडी जो है वो सेना ने लाई, बल्कि परिवार वाले जो है गाड़ियां करके लाए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जिस सरकार ने बोला था हम सेना का गौरव बढ़ाएंगे, सेना को मजबूत करेंगे, उन्होंने ऐसी हालत कर दी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला था कि हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, लेकिन दुगना करना दूर की बात है। जब किसान मांग को नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो जगह जगह सड़कों पर खाइयां खोदी, किले गाड़ी गई, गंदे पानी की बौछारें की गई, और उसके साथ जो है वहां पर कईयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां बरसाई गई। 750 किसानों की शहादत हुई, और दिल्ली की सीमा पर जो है 1 साल से ज्यादा समय तक उनको रोक के रखा। तो कैसी सरकार है जो हमारे किसानों से जो बात करने के लिए तैयार नहीं हुई? और अब जब दोबारा बोल रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी को वोट दो और हम जो है देश आगे बढ़ रहा है, कहां आगे बढ़ रहा है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, आपने नौकरी दी नहीं। सेना में जो भर्ती होती थी वहां पे आप अग्निवीर ले आए, और उसके साथ साथ जो है हमारे देश के अंदर जितने संघीय ढांचा हमारा, जितने हमारी संस्थाएं, उनको कमजोर कर दिया। इन्होंने आरोप लगाया 25 नेताओं के ऊपर जो अलग अलग पार्टियों के कि ये भ्रष्टाचारी है। नरेंद्र मोदी ने खुद बोला कि ये जो अजीत पवार है महाराष्ट्र का, इसने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और जल्दी जेल जाएगा। बोले जब प्रफुल्ल पटेल है, इसने
विमानों का घोटाला किया, जहाज का 40,000 करोड़ रुपए का, इसको जेल भेजेंगे। ये जो हेमंत विश्व शर्मा आसाम का, इसने घोटाला किया, इसको ये जेल जाएगा। छगन भुजबल जेल जाएगा, फलाना जेल जाएगा। लेकिन जब वो सारे लोग जो है भाजपा में आ गए तो उनके सारे मुकदमे खत्म, सब कुछ माफ, मुकदमे माफ, और उनको जो है कोई उप मुख्यमंत्री बनाए, कोई मुख्यमंत्री बना दिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ो ना, तब कौन मना करता है? अगर मैंने भ्रष्टाचार किया, मैं विरोधी पार्टी में हूं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि नहीं जी मैं तुम्हारी पार्टी में आ रहा हूं, तो तब मेरे को क्यों आप जो है छूट दे रहे हैं? और जो आपकी पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी हैं उनको क्यों आप छूट दे रहे हैं? और उसके साथ साथ जो है ये पहली सरकार है जिसने जो है एक चुनावी बॉन्ड योजना लाई और उससे जो है हजारों करोड़ रुपया खाया इन्होंने। कैसे? एक एक कंपनी ने जो है 1,000 करोड़ रुपए का जो है चंदा दिया इनको। और कौन कंपनियां? पहले जो है ठेका दिया कंपनी को औने पौने दामों पे, हमारे कई संसाधन बेच दिए देश के, फिर उन कंपनी ने उनको चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, हजार करोड़ रुपया। कहीं पर किसी कंपनी को जो है पहले उससे चंदा लिया, फिर ठेका दे दिया, कहीं पहले जो है ठेका दिया, फिर चंदा ले लिया, और कई कंपनी को पर रेट डलवा दी कि हाँ जी मिलाप जी घोटाला किया आपने, बोलो जेल जाना कि पैसा देना। देना बोला नहीं जी देंद्र में फौज जाके बतीरा में क्या ली करने से ले लिया, उसे मैं नहीं जाना जेल लो, है ना। तो वैसे भी पैसा खाया उन्होंने। और इसकी परतें खुली। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो योजना आपकी सरकार लेके आई है ये अवैध है, असंवैधानिक। और अब जब भाजपा के पास मुद्दा कोई बच नहीं गया, आज कोई मोदी नहीं बोलता कि आज मैं आपको रोजगार दूंगा। आज क्यों नहीं बोलते हो कि मैं जो सिलेंडर सस्ता कर दूंगा, मैं जो है पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा। पहले बोले थे कि जो सिलेंडर है 450 रुपए का मिलता है, ये महंगा है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको जो है सस्ता करेंगे और ये जो है आधी कीमत में मिलेगा। वो सिलेंडर हो गया 1200 रुपए का। फिर जब चुनाव आता है तो 100-200 रुपए घटाएंगे, फिर बोले कि हमने कम कर दिया 1200 से 1000 का हो गया, लेकिन पहले वो 450 रुपए का था। पेट्रोल के लिए बोला कि ये जो हम इसकी कीमतें घटाएंगे 30 रुपए लीटर मिलेगा, वो हो गया 100 रुपए लीटर। इतनी महंगाई आज देश के अंदर। तो ये चुनाव के मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारी पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पहले हम भी लड़ रहे थे मंडी, पर हमने तय किया कि खुशहाल बहादुर से बड़ा देश है, पार्टी से बड़ा देश है, मोदी से बड़ा देश है, राहुल गांधी से बड़ा देश है, विक्रमादित्य से बड़ा देश है, कंगना से बड़ा देश है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश को खोखला कर रही है, अगर आज वो सरकार हमारे देश के अंदर जो सामाजिक रूप से कमजोर तबके, अगर उनका आरक्षण छीनना चाहती है, उनको जो है इस संविधान को बदलना चाहती है, हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, तानाशाही लाना चाहती है, तो तब जो है हमें अपने अपने स्वार्थ छोड़ करके जो है इनको हराना पड़ेगा, ताकि हमारा देश बचे। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए असंख्य लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, दिख रही कि नहीं दिख रही? और इसको बचाने के लिए भी लोग कुर्बानियां देते, तब वो फौज में तब जाते ना। इसलिए जो है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने तय किया कि इंडिया गठबंधन का घटक होने के नाते हम जो है जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है विक्रमादित्य सिंह, हम उनका समर्थन करेंगे भी। हम जी जान से जुट गए हैं और अपने खर्चे में दौड़ रहे हैं, अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं, अपने खर्चे में दिल्ली जा रहे हैं। वो कांग्रेसी नेता आते हैं, वो अपना जो है वो गुणगान कर रहे, वो विक्रमादित्य के लिए वोट कम मांगते हैं। वो कोई बोलता है मैंने सड़क बना दी, कोई बोलता है मैंने स्कूल बना दिया, कोई कुछ बोलता है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जबकि इस वक्त देश बचाने की लड़ाई है। और दूसरी बात है कि जो गारंटियां बीजेपी ने दी वो कोई लागू नहीं की। चाहे 15 लाख की था गारंटी, रोजगार की गारंटी की, ये देंगे हम, फलाना करेंगे, महंगाई कम करेंगे, कुछ लागू नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां गिनाई थी कि हम 10 गारंटियां लागू करेंगे। और जब चुनाव हो गया, गारंटियां लागू नहीं हुई, तो हमने भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि आपको पता है हमारा झंडा लाल झंडा, हमारी पार्टी सीपीएम, हम तो हमेशा लोगों की खातिर लड़ते हैं हर मुद्दे पे। तो हमने मुद्दा उठाया कि भाई जब आपने बोला ओपीएस लागू करेंगे तो करो लागू, कर्मचारियों को पेंशन, पुरानी पेंशन बीजेपी ने छीन ली थी, तो तब उन्होंने पुरानी पेंशन जो है बहाल कर दी, जिसका हमने स्वागत किया। फिर हमने बोला कि आपने एक बड़ा वायदा किया था कि जो इस प्रदेश की महिलाएं हैं उन 18 साल से ऊपर की महिलाओं को आपने जो है 1500 रुपए की मासिक पेंशन देनी है। तो जब आपने वो बोला है चुनाव से पहले, गारंटी दिया, तो लागू करो उसको।
भाजपा ने बोला कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, सरकार इनकी और लागू नहीं कर रही है। हमने बोला कि करो लागू, क्योंकि आपका वायदा है। तो जब उसका दबाव पड़ा तो सरकार ने उसकी शुरुआत कर दी स्पीति से, एक ब्लॉक से। तो स्पीति में जो है 7-8 महीने से महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन हर महीने मिल रही है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है पूरा लाहौल स्पीति जिला से शुरुआत की, तो वहां पर भी 3-4 महीने से मिल रही है। और इस चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दी कि पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को जो पेंशन के क्राइटेरिया में आती है, जिनके परिवार में सरकारी नौकर नहीं है, मान लो कोई, या कोई इनकम टैक्स वाला नहीं है, तो उनको तो 4 लाख के ज्यादा परिवार है भी, तो जो सबको दी जाएगी और वो लागू हो गई। और जैसे ही जो है उसकी नोटिफिकेशन आई, लागू हुई, फॉर्म भरना शुरू हुए, तो जयराम ठाकुर और भाजपा के नेता चले गए चुनाव आयोग की इसको जो है पेंशन जो ये कर रहे हैं इसको बंद करो, जो फॉर्म भरने का काम है। तो तब जो है सबसे पहले मेरी पार्टी, हम लोगों का डेलीगेशन मिला शिमला में, मैं भी था उसमें, चुनाव आयोग से। हमने कहा ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा नहीं है, ये अभी किसको बंद करना है, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि सरकार तो सबकी है ना, वो भाजपा की भी है और मेरी भी है और कांग्रेसियों की भी है और जो कोई किसी पार्टी सबकी सरकार है। जब उसने वो चुनाव की घोषणा से पहले जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो ये पेंशन बंद, फॉर्म भरना बंद कैसे करवा रहे हैं आप, किस आधार पर करवा रहे हैं? तो अब जो है चुनाव आयोग ने जो अनुमति दे दी कि फॉर्म भरे जा सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग भ्रम पैदा कर रहे नीचे। अभी मैं कल बाग पंडोल में था, परसों बड़ोल भी था, बड़ोल में पूरे इलाके की एक मीटिंग थी, ज्वाइंट मीटिंग थी, बल्कि वहाँ पे ये भी थे, कांग्रेस लोग भी थे। तो जब मैं बाग पंडोल गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को मिले जी, भैया यहाँ पे प्रकाश राणा जी की वाइफ आए थे, एक दिन तो बोलते ये पेंशन तो बंद हो जाएगी, ये तो झूठ बोले है भाई, लग रही पेंशन और ये तो बंद हो जाएगी भाई जून में, और ये तो फ्रॉड है ये योजना। हालांकि मैं इस पे वीडियो बना के भेजता हूँ मैं लोगों को कि ताकि उनको पता लगे कि क्या है ये स्कीम में। तो मेरी पार्टी का ये है कि जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है। अब ये पेंशन हकीकत है, ये जून में बंद नहीं होगी। किसी को विधवा पेंशन मिलती है तो उनकी पेंशन बंद थोड़ी हुई है ना, किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो बंद थोड़ी हुई है ना, किसी को अपंगता पेंशन मिलती है बंद थोड़ी हुई है ना। तो ये घोषणा नहीं है, बल्कि ये जो है नोटिफिकेशन जो है सरकार की होगी है, लागू होना शुरू होगी है। इसका मतलब है कि 1 साल का एक महिला को जो इस क्राइटेरिया में आती है उनको 18,000 रुपया मिलेगा पेंशन। तो इसका भी प्रचार करना है नीचे कि ये एक बड़ी गारंटी है, एक बड़ा जो है एक सहारा है इस वक्त महिलाओं को, और भाजपा इसको छीनना चाहती है। तभी वो चुनाव आयोग में गए इसको बंद करो। तो ये जो इस आधार पर आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, आप लोग मेरा हमेशा साथ देते रहे, और जिला परिषद भी बने तो आप लोगों ने ना केवल यहाँ पे बल्कि जो आपकी रिश्तेदारी थी अलग अलग जगह पे, कुफरी के इलाके में, कई पार बड़ी धार तक, या पूरे इलाके में आप लोगों ने भी काम किया। ऐसी पार के लोगों ने भी फोन किए कि एक आदमी है जो लोगों के लिए काम करते हैं, और वोट 200 दिया लोगों ने, वोट में जीता है उसमें। हालांकि विधानसभा में जो अलग परिस्थितियां बढ़ जाती है कई बार, तो उसमें जो है उतने वोट नहीं पड़ते जितने जिला परिषद में पड़े। लेकिन कभी लोग से कितने वोट पड़े और क्यों पड़े जी कम, या फलाने जगह से जो है भराड़ू से या वहां से जो है बड़ोल से क्यों इतने कम पड़े, हम दूसरे दिन से उसी काम पे लग जाते हैं। वोट पड़े चाहे ना पड़े, वोट अपनी जगह है, लेकिन हम जब राजनीति में हैं, ये हमारा फर्ज है कि जब भी कोई समाज का तबका अपनी मांग को लेकर के हमारे पास आएगा, जब भी वो मुसीबत में होगा, हम उसका साथ देंगे। 2 बार बरसात में जो भारी नुकसान हुआ, तो मैं हर जगह गया जहां पे जा सकते थे, जो मदद हो सकती थी की। उसके अलावा जो है जब कोरोना काल था, तब जो है वो सारा अभियान आपको पता, मैं डिटेल में जाऊंगा। तो आज जो भाजपा ने कैंडिडेट खड़ी की है मंडी से, कंगना रनौत, तो उनको कोई जानकारी नहीं है राजनीति की। वो फिल्मी दुनिया की एक हीरोइन है, 12 जमात पढ़ी, चलेगी फिल्मों में काम करने के लिए, उनकी फिल्में लोगों ने देखी भी, पसंद भी की। आजकल उनकी फिल्में भी फ्लॉप होती है 5-6 साल से। तो फिल्मों का तो उनको नॉलेज है कि कैसे एक्टिंग करनी है, क्या करना है, पर राजनीति की समझ नहीं है भाई। अब से वो नहीं जो भारतीय आजाद 2014 में जा, तो हमारे जो पुरखों ने लड़ाई लड़ी है आजादी के संघर्ष में, कितने लोगों ने शहादत दी है, वो क्या बेईमान और उनका अपमान है ना वो। फिर बोलती है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है वो सुभाष चंद्र बोस से आजाद भारत के, तो सुभाष चंद्र बोस तो भारत की आजादी से पहले ही शहीद हो गए, और उनके पोते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुभाष चंद्र बोस जी के पोते ने की, कम से कम मेरे
दादा ही नहीं थे वो, मेरे इस देश के बड़े नेता थे वो आजाद हिंद फौज के कमांडर थे वो, उनका अपमान मत करो, वो नहीं रहे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के बोलते हैं। लेकिन कंगना बोलती है कि, और उसके साथ साथ जो है कंगना बोलती है कि जो नरेंद्र मोदी हो तो विष्णु का अवतार है, भगवान है वो। तो 10 अवतारों का मैंने सुना था, और गैर माना था 47,200 साल के बाद जो पुराणों में लिखा है, अगर उसको माने तो ये पहले ले आएगी। ये जो है अभी मंडी बोल गई कि मोदी जी को तो इतनी चिंता है लोगों की कि पिछले 10 साल से जो एक टाइम खाना खाते हैं, तो ये कैसा जो है मतलब एक टाइम खाना कहाँ से, एक दिन में जो है 6 सूट बदला असरा प्रधानमंत्री, 10 लाख रुपए का सूट देखा आपने, कभी केडी टोर कभी केडी टोर, एक ही दिन हम जा नहीं, चलो आज एक पे नेक्स्ट कल एक ही धड़ बदला है। 24,000 करोड़ रुपए का, 24 करोड़ का नहीं, 2400 करोड़ का नहीं, 24,000 करोड़ रुपए का जो है जहाज लिया अपने लिए, ठीक है ना जी। तो उसके साथ साथ पिछले 10 साल में हमारे देश के 23 बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है मोदी जी ने, जो बड़े लुटेरे इस देश के, पर किसान का, गरीब का, दलित का, पिछड़े का, किसी महिला का, किसी विधवा का कर्जा नहीं माफ किया है। लेकिन अपने जो मित्र हैं 23 बड़े पूंजीपति, उनका कर्जा माफ किया है। तो इसलिए मैंने पहले बताया कि ये लड़ाई जो है मेरी या किसी और की नहीं है। मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि अगर आज मेरे देश लूटा जा रहा है, आज अगर हमारे लोगों के साथ जो है एक नया उनके सामने खतरा पैदा हो गया है, तो हमारे को लड़ना है, और एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने तय किया कि मंडी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है इस वक्त विक्रमादित्य सिंह, वो पूरे गठबंधन के प्रत्याशी है, तो तब हम जो उनके लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। आप लोगों से भी मैं समर्थन मांग आया हूँ, मेरे लिए तो आप लोग हमेशा करते हैं, तो आप वोट भी दें उनको, और इस सीट से जो है उनकी जीत सुनिश्चित करें, क्योंकि कंगना के मुकाबले विक्रमादित्य जो है बेहतर कैंडिडेट हैं। अगर इन दो में आपने अंतर करना है, क्यों? उनको राजनीति की समझ है, मुद्दों की समझ है। कंगना तो बोलती है जी मैं क्यों करनी थी मदद, बोलते को श्री थोड़ी थी तेरी सांसद बनी, इंसान तो थी ना आप। आपने पर्चा भरा, उसमें लिख दिया कि मेरी संपत्ति जो है 100 करोड़ से ज्यादा है, तो आप क्या 5 पैसे की मदद नहीं कर सकते थे किसी के? कोरोना काल में हम लोगों ने तो मदद की हजारों लोगों की। अभी भी गाय बगाए कोई बीमार होता है कहीं हॉस्पिटल में, अभी गुरध्यान जी का भी ऑपरेशन हुआ शिमला में, मुझे फोन आया वहां से कि भाई जी ब्लड नहीं मिल रहा है, मैंने अरेंज करवाया, जैसे मर्जी कराया, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो जब भी किसी को कहीं जरूरत पड़ती है लोग हमारे याद करते, तो हम तब ये नहीं देखते कि हाँ जी मैं तो शिमला हुई, मैं कहाँ से करूंगा जी, मैं किसको बोलूंगा। हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारे काम करने से अगर किसी की जान बचती है, किसी को हेल्प होती है, तो करनी चाहिए। हम इंसान है ना, पार्टी ये सब कुछ थोड़ी नहीं है, चुनाव ये सब कुछ थोड़ी नहीं है। हो सकता है भविष्य में मैं चुनाव ही ना लड़ूं, क्योंकि अगली बार जो जिला परिषद रिजर्व हो जाएगा, और एमएलए का लड़ना नहीं लड़ना कोई ऐसा सोचा नहीं है, तो उसका मतलब भी लोगों के लिए लड़ना छोड़ देंगे। तो आप इंसान थी, आपके इलाके में मत आओ लोग, कोई बात नहीं मत आओ जो जगह, पर भांबला में तो कई घर तबाह हुए ना बरसात में, जहां से कंगना रनौत है, वहां तो मदद करती किसी की। मनाली में जो बंगला बनाया वहां पे सब कुछ तबाह हो गया, हमारे 3 नौजवानों की लाशें आई यहाँ पे। और मैं जो है उस पूरी बरसात में, उस परिवार के पास पैसा नहीं था, मैं पूरी बरसात में खुद गया वहां पे गाड़ी लेकर के, और वो जो है डेड बॉडी वहां पे मतलब वो उसको पहचानते हुए लाया। फिर उनकी जो कंपनी थी जहाँ वो गाड़ी चलाता था, उनसे बात की, 4.5 लाख रुपए का जो उनसे मैंने मदद दिलवाई उस परिवार को, सबके सामने, पूरी दुनिया को मालूम है। और उसके साथ हमारे से जो हो सकता था वो भी किया। तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है ना, तो जिसके पास अरबों रुपए की संपत्ति उसको तो करना चाहिए कहीं ना कहीं सहायता। अब जब चुनाव लड़ रही तो मैं मंडी की बेटी हूँ, मैं हिमाचल की बेटी हूँ, वो तो आप पहले भी थी बेटी, लेकिन पहले क्यों नहीं आपको याद आई किसी की? तो ये फर्क है सोच का। और मेरे आप लोगों से गुजारिश ये है कि भी यहाँ से एक तरफ अब जो है इस बार वोटिंग होनी चाहिए, और इनके टुकड़ियां वापस भेजो, क्योंकि जो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हमारे आरक्षण के ऊपर जो है आंख गड़ा करके बैठे हैं कि भी इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसको बंद करो, इसको पहले बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। मेरी पार्टी हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है जो बोलती है कि फैक्ट्री में भी अगर कोई लगेगा तो वहां पे आरक्षण होना चाहिए, जो 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, जो संविधान में वो प्राइवेट जॉब भी होना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है आजकल, सारी नौकरियां MTW जी,
कॉन्ट्रैक्ट पे, वहां पे आरक्षण नहीं है। पार्ट टाइम जो है ना, वहां आरक्षण खत्म है। तो जो गरीब का आरक्षण था, जिससे उसको नौकरी लगती थी, तो अब कौन लगता है नौकरी पे? वही लगता है धनाढ़, रसूखदार, या तो जिसकी जो है कहीं पे छोटी मोटी अप्रोच है। बाकी गरीब तो गलती से का लग गया। लेकिन अगर आरक्षण होगा तो 15% तो लगेगा ना निश्चित तौर पर। अगर 100 नौकरी होगी तो 15 वो लगेगा जिसके लिए आरक्षण है। तो हमें मांग करते हैं कि ये आरक्षण प्राइवेट क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो मैं ज्यादा बातें न कहते हुए, मेरा सिर्फ ये गुजारिश है आप लोगों से कि इंडिया गठबंधन के तौर पर इस बार जो कैंडिडेट यहाँ से वो विक्रमादित्य सिंह है, हमारी पार्टी भी उनको सपोर्ट कर, आपको भारी मतों से लीड दिलाए यहाँ से, और जीत तो जाएंगे, लेकिन जोगिंद्रनगर से भी जो एक लीड जानी चाहिए, और हमारे इलाके से भी लीड जानी चाहिए जो हमारा जिला परिषद वार्ड है। और जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हम जो है एक बड़े उद्देश्य के इस वक्त काम कर रहे हैं। और जब चुनाव खत्म है तो मुझे नहीं लेना देना विक्रमादित्य जी से कुछ भी। मैंने फिर वो यही लाल झंडा उठा करके लड़ाई लड़ी है स्कूल के लिए, सरकार इनकी होगी। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संविधान को बचाना है, बचाना है, बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, बचाना है, बचाना है। चोर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हमें विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंडी का एमपी कैसा हो, मंडी का एमपी कैसा हो, जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अग्निवीर लाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 1200 रुपए का सिलेंडर देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, विक्रमादित्य जीतेगा। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओमपी प्रत्याशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम